सो लास्ट क्लास हम लोगों ने एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था, वही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो एनर्जी क्या था? इट वाज द कैपेसिटी टू डू वर्क, है कि नहीं? लास्ट क्लास जो हम लोगों ने पढ़ा था, वही चीज़ हम लोग आज इन डिटेल में देखेंगे। जस्ट मैं थोड़ा सा डिस्कस किया था। वी वर लुकिंग एट सम वेरी बेसिक एग्जांपल्स। आज हम लोग जो पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, ज़्यादातर यू विल बी सीइंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। और मेनली हम लोग जो टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, विच आर पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो इस पार्ट से मेनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है? सबसे सबसे इम्पोर्टेंट एनर्जी सोर्स जो है सन है, वो क्यों है? बिकॉज एवरीथिंग इज all the different energy that we get on earth is actually derived directly or indirectly from the energy of the sun, ठीक है, जो हम लोग को सनलाइट के थ्रू मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं energy is required for performing all kinds of tasks or what we call work. So different sources from which energy can be obtained. वो क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है sun is the ultimate source of energy from which different sources derive their energy, ठीक है। मतलब अलग अलग सोर्सेज के अंदर एनर्जी कहाँ से आता है? सन से आता है। इसका एग्जांपल्स क्या क्या है? फॉर एग्जांपल यू कैन से फॉसिल फ्यूल्स, उसके बाद तुम्हारा जो यू कैन से फूड इन द फूड वेब ऑफ नेचर। फूड वेब ऑफ नेचर मतलब क्या होता है? फूड वेब क्या होता है? एनीवन? फूड साइकिल। हाँ, मतलब डिफरेंट फूड साइकिल, जैसे स्नेक का अलग एक फूड साइकिल होगा। मतलब तुम्हारा क्या होगा, वो सरकार इंसेक्ट्स खाएगा या फिर रोडेंट्स खाएगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, तुम्हारा प्लांट्स खाएगा वो रोडेंट को वो लोग खाएगा। ऐसा टाइप का एक एक मतलब जो तुम्हारा चेन होता है, दिस इज कॉल्ड अ फूड चेन, ठीक है। तो ऐसा अगर तुम्हारा मल्टीपल हो, जैसे यहाँ से ऐसे आ रहा है या फिर इसके यहाँ से ऐसे जा रहा है, नेचर में क्या होता है, मल्टीपल फूड चेन्स आर इंटरलिंक टुगेदर, सो दैट इज कॉल्ड अ फूड वेब, ठीक है। तो फूड वेब में जो एनर्जी फ्लो करता है उसका अल्टीमेट मतलब जो मेन सोर्स है, दैट इज द सन, ओके। सिमिलरली तुम्हारा इट कैन बी
द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस क्या क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस लाइक क्या क्या होता है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस? फॉर एग्जांपल विंड एनर्जी, है कि नहीं? उसके बाद क्या होता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जियोथर्मल एनर्जी। सोलर एनर्जी। वो तो ऊपर में आ ही गया, सन के बारे में तो बोल ही दिया ना, इसके अलावा। ठीक है, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी। तो ये सब टाइडल एनर्जी में क्या होता है, टाइडल वेव से। सो दीज आर सम एग्जांपल्स, ओके। उसके बाद क्या होगा? हाँ, देयर आर अदर फॉर्म्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो ये कुछ कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी हो सकता है, एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम क्या होगा? एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। yes or no? So these are some primary examples of एनर्जी, ठीक है। समझ में आया? जस्ट टू नेम ए फ्यू। बाकियों को समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ। काव्यक, नवदीप, समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। ओके। सो ये है हम लोग का डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। बट नेक्स्ट लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या दिया था कि कोई भी चीज़ अगर कोई काम कर रहा है, दैट मीन्स इफ समथिंग इज एबल टू मूव और टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, दैट मीन्स उसके अंदर सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टोर्ड एनर्जी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या करते थे हम लोग, ये दिस वॉज द जनरल डेफिनेशन, जे कोई चीज़ हम लोग उसका एनर्जी यूज़ करके कोई काम करते हैं। सेम चीज़ अप्लाई, थोड़ा सा सिमिलर काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे भी अप्लाई होता है। साइंटिफिक जो स्टडी है, साइंटिफिक जो एनालिसिस ऑफ वर्ड एनर्जी है, उसमें क्या किया जाता है? सो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने देखा था कि तुम्हारा स्टम्प को देखा था कि क्रिकेट बॉल का स्टम्प को मतलब हिट करेगा तो स्टम्प गिर जाएगा, इट विल चेंज इट्स पोजीशन, यस और नो? कोई चीज़ को अगर तुम कोई एक बॉल को या फिर कोई पत्थर का को ऊपर फेंकोगे, क्या होगा? वो हाथ से छूटने के बाद वो ऊपर जाएगा, यस और नो? इट विल रीच सर्टेन हाइट। सो यही सब एग्जांपल्स हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था हैमर का एग्जांपल देखा था। हैमर अगर तुम्हारा किसी नेल में मतलब क्या करोगे, नेल में हिट करोगे तो वो नेल में हिट करने के बाद तुम्हारा हैमर उतना नीचे नहीं आएगा, मतलब हैमर सिर्फ नेल को हिट करेगा, बट नेल उस फोर्स के कारण इट विल गो इनटू द वुड, यस और नो? सो हैमर से छूटने के बाद, हैमर से कांटेक्ट छूटने के बाद वो क्या करता है, वो यूजिंग ड्यू टू दैट फोर्स वो नीचे चला जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या? हैमर के कांटेक्ट के बाद उसके बॉडी में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जाता है, ड्यू टू एंड यूजिंग विच इट कैन गो इनटू द वुड, है कि नहीं? सिमिलरली हम लोग ने देखा था वो जो तुम्हारा बैक पुश कार था, इट स्टार्ट्स मूविंग, है कि नहीं? सिमिलरली बैलून को अगर पुश करेंगे वो ऑटोमेटिक अपने जगह में आ जाएगा। सो इस सब से हम लोगों ने क्या देखा था कि जब भी हम लोग कोई फोर्स अप्लाई करते हैं और उसके बाद फोर्स अप्लाई करने के बाद उसके बाद फोर्स अप्लाई करना बंद कर देता है, उसके बाद उस बॉडी में देयर कैन बी सम काइंड ऑफ चेंजेस इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट और इन द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये सब आ जाता है उसमें, ठीक है। सो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट हैज़ बीन अप्लाइड इन टू दैट ऑब्जेक्ट बाय द वर्च्यू ऑफ फोर्स। समझ में आया? मतलब फोर्स को तुम अगर विदड्रॉ भी कर देते हो वो उसके बॉडी में एक इफेक्ट रह जाता है। तो वह इफेक्ट क्यों आता है? बिकॉज उसके बॉडी में एक एनर्जी स्टोर किया गया है, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया ये? हाँ। बाकियों को समझ में आया? यस।
Yes, हाँ sir. सर. सो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, whenever whenever an object is applied या फिर ऐसा बोल सकते हो, whenever certain force, whenever a certain force is applied on an object, it changes its motion और shape. ठीक है, होता है ना, whenever a certain force is applied on an object it changes its motion or shape. This change is observed after the force is imparted. This change is observed after the force is imparted. तो फोर्स देने के बाद, जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसके बाद वो उसके बॉडी में वो चेंज आता है. ठीक है, दैट मीन्स the object is able to do work even after the force is withdrawn. मतलब तुम अगर फोर्स देने के बाद अगर हाथ को हटा देते हो या फिर हैमर को अगर हटा देते हो, दूर ले जाते हो, फिर भी वो नेल क्या करेगा, अंदर में चला जाएगा, है कि नहीं. सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं दिस वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट due to a certain amount, this work done by the object is possible due to a certain amount of energy being transferred into the object by virtue of the applied force. Yes or no? समझ में आया? हाँ. बाकियों को समझ में आया ये चीज़ जो मैंने लिखा है तो अभी? हाँ सर. तो जब भी कोई फोर्स अप्लाई करते हैं वो फोर्स के कारण उस बॉडी के अंदर एक एनर्जी आ जाता है, उसी एनर्जी का इफेक्ट उस बॉडी में देखा जाता है इन एज चेंज इन इट्स मोशन और शेप. ठीक है, इसका एग्जांपल्स बुक में है ऑलरेडी, सो यू कैन राइट द एग्जांपल्स फ्रॉम देयर. सो दिस लेड टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द वर्ड एनर्जी. तो एनर्जी एक्चुअली क्या होता है, इट्स ए मीन्स ऑफ डूइंग वर्क. ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस the scientific study the scientific explanation of the word
energy is established. ठीक है, so क्या बोल सकते हैं हम लोग? अकॉर्डिंग टू साइंस क्या होगा? अकॉर्डिंग टू साइंस एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज, क्या होता है एनर्जी का डेफिनेशन? क्या होता है? एनीवन? ये होता है एनर्जी का डेफिनेशन, ठीक है। हाँ, एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता है? बोलो। हेलो, क्या सुनाई दे रहा है? क्या होता है साइंस के अकॉर्डिंग, क्या होता है? The energy possessed by an object in terms of its capacity of doing work. यस, मतलब बेसिक डेफिनेशन है, एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, एनर्जी इज द कैपेसिटी of a body or an object to do work. सिंपल सा चीज़, ठीक है। तो दिस ये जो हम लोगों ने डेफिनेशन लिखा है, दिस बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव रिटन जस्ट नाउ। तो हम लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पे कि कोई अगर फोर्स अप्लाई होगा तो उस बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर होगा, मतलब energy gets transferred from one body to another, and the receiver of the energy actually is able to do certain amount of work, and that is why we can say that the body has acquired energy, and using that energy it is able to do the work. So यही होता है तुम्हारा scientific definition. So energy is the capacity of a body or an object to do work. ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? हाँ, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इन अदर Yes, वर्ड्स, sir. इन अदर वर्ड्स, काव्यिक समझ में आ रहा है? काव्यिक, ऋषिकेश समझ में आ रहा हाँ है? सर। ऋषिकेश समझ में आ रहा है? हाँ सर। सो इन अदर वर्ड्स क्या लिख सकते हैं? इन अदर वर्ड्स, इफ ए बॉडी इज able to do work, then it must possess energy. Yes or no? होना पड़ेगा ना? होना पड़ेगा। हाँ, और ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इफ़ अ बॉडी इज एबल टू डू वर्क, तो व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू यू एक्सप्लेन, व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू कैन यू एक्सपेक्ट? सो ये जो W का वैल्यू होगा वो इट विल बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है? समझ में आ रहा है? मतलब वर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0. यस और नो? नेगेटिव वर्क भी हो सकता है बट इट मस्ट इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ वर्क, ठीक है? 0 नहीं हो सकता है, ओके? साइंटिफिक वाला वर्क करना पड़ेगा, साइंटिफिक वर्क, नॉट द नॉर्मल वर्क दैट वी डू, ओके? जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिखेगा तुम्हें, सो वो वाला। तो ये वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है तुम्हारा, ये वाला पॉइंट जो है तुम्हारा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये देख लेना, ये मैं दिखा नहीं रहा हूँ बट
आई एम जस्ट सिंपली कॉपी पेस्टिंग इट हियर। तो ये कॉपी में लिख लेना, क्यों लिखोगे कि आके तुम लोग को समझ में आए, ठीक है। सो राइट दिस पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने जो थोड़ी देर पहले लिखा है, मतलब कोई भी बॉडी के अगर एक ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट 1, ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट 2। तो जब ऑब्जेक्ट 1 से ऑब्जेक्ट 2 के ऊपर एनर्जी मतलब फोर्स एक्सर्ट करोगे, क्या होता है, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फॉर्मर। फॉर्मर क्या है, फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला, और लेटर का मतलब होता है बाद में जो लिखा गया है वो। सो यहाँ पे जो फॉर्मर का मतलब है 1, ऑब्जेक्ट 1, एंड द लेटर का मतलब है ऑब्जेक्ट 2। सो एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ऑब्जेक्ट 1 टू ऑब्जेक्ट 2, ठीक है। द सेकेंड ऑब्जेक्ट उस एनर्जी को मिलने के बाद इट कैन आइदर मूव और इट कैन आइदर चेंज इट शेप, इट कैन आइदर एक्सपांड और इट कैन आइदर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कोई चेंज आएगा उसके बॉडी में, ठीक है। समझ में आया। तो फर्स्ट बॉडी के पास क्या था, कैपेसिटी टू डू वर्क था, वही अल्टीमेटली तुम्हारा, उसी कारण तुम बोल सकते हो कि सेकेंड ऑब्जेक्ट में भी वो ट्रांसफ़र हुआ और सेकेंड ऑब्जेक्ट वॉज एबल टू डू सम अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट मतलब ये जो सोचो, ये ब्लॉक ऑफ, ये पहला बॉल है यहाँ पे सेकेंड बॉल है। सो पहला बॉल अगर इसको आगे धक्का मारे तो क्या होगा, सेकेंड बॉल में मूव करेगा, है कि नहीं। सो इस यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये फोर्स अप्लाई कर रहा है ना और ये मूव कर रहा है, सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट दिस बॉल नंबर 1 और ये बॉल नंबर 2, बॉल नंबर 1 इज एक्चुअली डूइंग द वर्क। हाँ, अब बॉल नंबर 1 का वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, F इंटू एस, वेयर द डिस्प्लेसमेंट विल बी दैट ऑफ द रिसीवर ऑफ द फोर्स। पढ़ा था ना वर्क में, है कि नहीं। सो इसका मतलब क्या, ऑब्जेक्ट द बॉल 1 इज डूइंग द वर्क, समझ में आ रहा है। बॉल 1 वर्क कर रहा है कि नहीं, हाँ। सो बॉल 1 का वर्क क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू F इंटू एस। एफ किसका, F उसने जो है फोर्स अप्लाई किया 2 के ऊपर, और S किसका, S उसका S नहीं, सेकेंड बॉल का S, ठीक है। रिसीवर का डिस्प्लेसमेंट, एप्लीकेटर का तुम्हारा फोर्स। तो दैट इज़ हाउ वी कैलकुलेट W फॉर द बॉल 1। सो इसका वैल्यू क्या होगा, इट विल बी ए पॉजिटिव वैल्यू। So we can expect, so it is greater than 0, not equal to 0. So we can say that if it is able to do work, that means ball 1 के पास क्या था, एनर्जी था। समझ में आया, सबको समझ में आया। हाँ। बाकियों को समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो ये वाला देखना। अभी हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, हाँ वो इसके बाद हम लोग देखेंगे SI यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो उसके पहले मैं एक काम करता हूँ, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी, और उसके बाद हम लोग देखेंगे द SI यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो इसका मेन रीज़न क्या है, तुम्हारा सेम होगा। सो हम लोग लिख सकते हैं, सिंस एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, द यूनिट ऑफ एनर्जी, या फिर ऐसा लिख सकते, द यूनिट इन विच energy is calculated is same as that of work, है कि नहीं। सो अल्टीमेटली क्या, therefore SI यूनिट ऑफ क्या होगा, SI यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होगा, क्या है, ऐसा वर्क का ऐसा यूनिट क्या है, जूल। तो जूल, ठीक है।
और सिंबॉलिक फॉर्म में जे लिखा जाता है, ठीक है। सो एग्जाम में दो टाइप का डेफिनेशन आ सकता है, डिफाइन 1 जूल ऑफ एनर्जी एंड डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क, ठीक है। दोनों का डेफिनेशन थोड़ा सा अलग होगा, समझ में आया? इट विल बी डिफरेंट। अगर कोई 1 जूल ऑफ एनर्जी बोले सो ऑब्वियसली तुम्हारा डेफिनेशन को थोड़ा सा स्टार्टिंग में चेंज करना पड़ेगा। सो तुम कैसे लिखोगे? अगर तुम्हें बोले कि डिफाइन 1 जूल, तो 1 जूल का एक कॉमन डेफिनेशन भी है, वो भी लिख सकते हो। सो क्या लिख सकते हो? हाँ, 1 जूल क्या था? दैट वाज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ये था ना? दैट इज 1 न्यूटन मीटर था ना, ये था ना? सो यहाँ पे क्या कॉमन वाला लिख सकते हैं, 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन और यू कैन चेंज, ठीक है। अगर एग्जाम में दे तो 1 जूल ऑफ एनर्जी अगर बोले तो 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन और द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड। एक्चुअली वो क्या होता है? एक्सपेंडेड, ठीक है। एक्सपेंडेड होता है, जो स्पेंड किया है, ठीक है। सो और द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सपेंडेड बाय ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन टू मूव, ठीक है। सो 1 न्यूटन टू मूव एन ऑब्जेक्ट for a distance of what distance of 1 meters, ठीक है। समझ में आया? तो अगर 1 जूल ऑफ एनर्जी दे तो ये वाला लिखना, 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ, उसके बाद लिख 1 जूल इज लिख के बाद ये लिख देना, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सपेंडेड, ठीक है। और अगर 1 जूल ऑफ वर्क दे then it's better to write this the entire definition without the bracket part, ठीक है। समझ में आया? is it clear? हाँ, हाँ, बाकियों को समझ में आया कैसे लिखना है? और अगर सिर्फ एग्जाम में दे के 1 जूल तो बस क्या लिखोगे? पूरा लिख देना जो मैंने ऐसे लिखा है, खत्म, गेट योर मार्क्स, ओके। सो एक ही डेफिनेशन है, जस्ट सामने वाला पार्ट थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। समझ में आया? बाकियों को समझ में आया? Yes, sir. काबिक? हाँ, हाँ सर. ओके। नवदीप समझ में आया? Yes, sir. ओके। सो दैट वाज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। अभी हम लोग देखेंगे द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। समझ में आया? तो एक लार्जर वैल्यू है तो पता है तुम लोग, किलो जूल्स है, वो मैं लिखा नहीं रहा हूँ, एक ही बात है। किलोमीटर जैसे मीटर का बड़ा एक यूनिट होता है, तो किलो जूल का भी एक बड़ा यूनिट है, दैट इज़ 1000 जूल्स विच इज़ कॉल्ड किलो जूल। तो हम लोग ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं? एनर्जी जब, जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी रहता है उसको जब कैलकुलेट करते हैं तो अगर जूल में इसको कन्वर्ट करना है उस एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, सो देन दैट इज़ अ वेरी लार्ज वैल्यू, है कि नहीं? सो वी विल यूज़ यूनिट्स ऑफ kJ, मतलब किलो जूल्स, ओके। सो नाउ आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो ये था एनर्जी के बारे में। नाउ आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो साइंस में क्या होता है? अलग अलग टाइप का एनर्जी होता है, मतलब एज पर द तुम्हारा जो डिस्कशन होता है या फिर स्टडी होता है, तो
देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल मैकेनिकल एनर्जी होता है, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, बहुत सारे टाइप का एनर्जी होता है. ठीक है. सो तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एनर्जी exists in different forms in nature. Yes or no? These include मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी में क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. इसके बाद होता है तुम्हारा केमिकल एनर्जी. तुमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़ा है ना, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक. स्पेशली अगर एक्सोथर्मिक में बोलोगे तो क्या रिलीज होता है, हीट रिलीज होता है कि नहीं. फॉर एग्जांपल द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेसिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो वहाँ पे क्या होता है, जब सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, सो ड्यूरिंग दैट टाइम हीट इज इवॉल्व. यस और नो. इसका मतलब क्या, हीट तो हम लोगों को पता है कि टाइप ऑफ एनर्जी है, तो वो कहाँ पे था पहले स्टोर, दैट वाज स्टोर्ड इन द केमिकल बॉन्ड्स. ठीक है. जब भी केमिकल एनर्जी में कोई एनर्जी रिलीज होता है, या फिर हम लोग को जैसे फॉर एग्जांपल जो हम लोग का जो बॉडी का जो रेस्पिरेशन का फॉर्मूला है, C6H12O6 प्लस O2 गिव्स व्हाट, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी. तो ये जो एनर्जी आता है वो कहाँ से आता है, ये एनर्जी आ रहा है जो इस मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल के जब बॉन्ड्स था, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड्स था उसमें स्टोर किया था. ठीक है. सो दैट स्टोर्ड एनर्जी इज एक्चुअली कॉल्ड केमिकल एनर्जी. समझ में आ रहा है. मतलब ये जो एनर्जी हम लोग को मिला, दैट इज नथिंग बट ए कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी. ये सुनो, केमिकल एनर्जी से ही मतलब इस मॉलिक्यूल का जो केमिकल एनर्जी था वही कन्वर्ट होके हम लोगों को एज एनर्जी मिल रहा है. समझ में आ रहा है. इज इट क्लियर? Yes. बाकियों को समझ में आया व्हाट इज केमिकल एनर्जी? Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर. ओके. सो कोई भी टाइप का मॉलिक्यूल हो, स्पेशली द लार्जर मॉलिक्यूल्स जिसमें बहुत सारे एटम्स रहता है, बहुत सारा एलिमेंट्स एक साथ में कंबाइन किए रहते हैं. सो उसके अंदर उसका जो बॉन्ड्स होता है, उसके अंदर मतलब दो एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है, दैट बॉन्ड कंटेन्स सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी. और जब वो मल्टीपल बॉन्ड्स को तुम तोड़ के कोई दूसरा चीज़ बनाओगे, सो जो बॉन्ड्स नहीं फॉर्म हुआ तो उसका एनर्जी क्या होगा, दूसरा एक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. सो दैट इज़ कॉल्ड केमिकल एनर्जी. उसके बाद क्या होगा, हीट एनर्जी. ये तो पता ही है तुम लोगों को, डेली चाहिए होता है हम लोगों को. उसके बाद क्या होगा तुम्हारा, लाइट एनर्जी, ये भी चाहिए होता है. और एनर्जी इज सर्टन सच एन इंटरेस्टिंग थिंग दैट अभी तुम्हारे पास लाइट है, यू कैन नेक्स्ट टाइम गेट हीट फ्रॉम इट. बेकरी में देखा है, बेकरी में क्या बल्ब जला के रखते हैं खाने के ऊपर, क्या होता है, दो फ़ायदा होता है, डिस्प्ले भी अच्छा होता है, खाना गर्म भी रहता है. ये सुनो, इनकेंडेशन बल्ब जो है, येलो कलर का जो बल्ब मिलता है, कौन सा एनर्जी रिलीज होता है उससे, क्या एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू हीट एंड लाइट एनर्जी. ये सुनो, है कि नहीं? हाँ, बल्ब में क्या होता है, बल्ब का इनपुट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और आउटपुट क्या है, ये होता है कि नहीं, बोलो. हाँ,
हाँ. Yes, sir. हाँ सर. वही. सो यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी तुम्हारा कन्वर्ट हो रहा है हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में. एक चीज़ देखना, वर्ल्ड में, यूनिवर्स में तुम बोल सकते हो जितना भी एनर्जी है दैट इज़ फिक्स्ड. एनर्जी को तुम क्रिएट नहीं कर सकते, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्यों नहीं क्रिएट कर सकते. सो दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ फिक्स्ड. एनर्जी क्या होता है एक्चुअली, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, सो द अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज अवेलेबल इन द एंटायर यूनिवर्स इज फिक्स्ड. इट इज़ अ फिक्स्ड अमाउंट. ऑब्वियसली फिक्स्ड अमाउंट है, इसका मतलब बहुत छोटा नहीं है. इट्स अ वेरी लार्ज वैल्यू. इफ़ यू कैलकुलेट इन जूल्स, तुम्हारा कैलकुलेट मतलब नंबर्स लिखते लिखते थक जाओगे, इतना एनर्जी है यूनिवर्स में. बट एक फिक्स्ड क्वांटिटी है. यू कैनॉट से दैट देयर इज इनफाइनाइट एनर्जी पॉसिबल. नो, देयर कैनॉट बी एन इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी. ठीक है. सो क्या होता है, जब भी सोचो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली क्या हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रहा है. ठीक है. सो दीज आर द सर्टेन, यहाँ पे सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा भी है, इसलिए मैंने दिस इंक्लूड लिखा है. ठीक है. दिस आर नहीं लिखा है. दिस आर लिखने से क्या होता है, यही हो कुछ हो जाता, मतलब यही सब फिक्स्ड हो जाता कि इससे इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता. बट ये सिर्फ कुछ कुछ एग्जाम्पल्स है. ठीक है. सो यहाँ पे ज़्यादातर हम लोग क्या इस चैप्टर में क्या स्टडी करेंगे, वी विल स्टार्टिंग दिस पार्ट. ठीक है. विल बी स्टार्टिंग द मैकेनिकल एनर्जी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. तो सो लेट अस फर्स्ट, सो दिस इज जूल्स, जेम्स प्रेस्कॉट जूल. सो उनके नाम पे ही तुम्हारा जो यूनिट था, तो जितना भी तुम देखोगे यूनिट का नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. सो मीटर इज़ नॉट ए नेम ऑफ साइंटिस्ट. ठीक है. सो दैट इज़ वाई इसको छोटे लेटर्स में लिखा जाता है. स्टार्टिंग लेटर स्मॉल एम होता है. बट न्यूटन बोलो, जूल बोलो, पास्कल बोलो. ठीक है. सो हर एक यूनिट का लेटर देखना, जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, दो एक्चुअली साइंटिस्ट का नाम है. समझ में आया? इज इट क्लियर? सो दैट इज, Yes. Yes sir. साइंटिस्ट के नाम के ऊपर ही वो यूनिट का नाम रहता है. सो दैट इज़ वाई, सो दैट पीपल कैन रिमेंबर दैट उनका ये इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था. ठीक है. सो लेट अस नाउ सी द काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज वन फॉर्म ऑफ, इज अ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है. सो इफ़ यू अंडरस्टैंड, इफ़ यू ट्राई टू डिकोड द वर्ड काइनेटिक, काइनेटिक का मतलब है मूवमेंट. ठीक है. साइंस का एक ब्रांच होता है, उसको बोला जाता है काइनेमैटिक्स. सो दिस, तुम लोगों ने जो चैप्टर जो 4 मोशन पढ़ा था, मोशन पढ़ा था ना. सो उसमें आता है मोशन आता है, उसके बाद मोशन से रिलेटेड जितना भी टॉपिक्स है वो सब आता है. फ्लूइड मोशन, नॉर्मल मोशन, तो ये सब तुम्हारा काइनेमैटिक्स में आता है. ठीक है. काइनेमैटिक्स होता है, मैकेनिक्स होता है, मैकेनिक्स में टाइप ऑफ मूवमेंट होता है उसमें. ठीक है. सो काइनेमैटिक्स में क्या होता है, मोशन, मोशन को स्टडी किया जाता है. सो काइनेटिक एनर्जी इज ऑब्वियसली, अगर काइनेटिक का मतलब है मूवमेंट, तो दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज देयर इन अ बॉडी ओनली इफ इट हैज स्पीड. ठीक है. सो काइनेटिक एनर्जी और स्पीड का एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है. काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड, ठीक है, दे आर इंटरलिंक्ड. समझ में आया? इज इट क्लियर? Yes. तो काइनेटिक एनर्जी को क्या बोल सकते हो? यू कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion, और यू कैन से by virtue of its speed, अगर सिंपल भाषा में बोलना चाहें. ठीक है. ओके. अदर्स क्लियर? Yes, Yes sir. sir. ओके. सो लेट अस सी काइनेटिक एनर्जी होता क्या है एक्चुअली. ठीक है. सो मैं पहले ही डेफिनेशन दे देता हूँ, सो दैट यू गेट अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट वी आर स्टडीइंग. सो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी
is the energy possessed by a body by virtue of being in motion. स्टेशनरी चीज़ में वर्ड काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? ज़ीरो होगा. सोचो तो एक बॉल पड़ा है ऐसे लैंड के ऊपर. सो इसका स्पीड क्या है? क्या होगा इसका? द वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड. दैट मीन्स इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा दैट इज ई के, दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू 0 जूल. समझ में आया? समझ में आया? हाँ. Yes, sir. Yes, sir. बट अगर कोई बॉल इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ सपोज 3 मीटर पर सेकेंड और 30 किलोमीटर पर आवर, सो दैट विल हैव ए पॉजिटिव वी के. ठीक है, उसका जो काइनेटिक एनर्जी का कॉम्पोनेंट होगा. और कोई भी बॉडी में काइनेट अगर मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट करना पड़ता है, सो वी कैलकुलेट द मैकेनिकल एनर्जी एज द नेट एनर्जी विच इज इक्वल टू ई के प्लस ई पी. ठीक है, सो ऐसे कैलकुलेट किया जाता है. सो एक ही ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही हो सकता है. कभी क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का कंपोनेंट हट जाता है, कभी क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का कंपोनेंट हट जाता है. ओके, सो ये बाद में देखेंगे हम लोग कैसे नेट एनर्जी निकालते हैं, नेट काइनेटिक मैकेनिकल एनर्जी निकालते हैं. बट एज ऑफ नाउ दिस इज द डेफिनेशन. ओके, समझ में आया? So this is the definition. सो बुक में देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है. यहाँ पे बोला गया है टेक ए हैवी बॉल, ड्रॉप इट इनटू ए थिक बेड ऑफ सैंड. सो अगर वो बेड ऑफ सैंड अगर वेट होगा तो क्या होगा? तो ऑब्वियसली अगर तुम 25 सेंटीमीटर दूर से अगर उसको फेंकोगे, सो अगर भारी बॉल होगा ऑब्वियसली मेटेलिक बॉल अगर होगा वो क्या करेगा? एक डिप्रेशन क्रिएट करेगा. है कि नहीं? इसका मतलब ऐसा एक सैंड का लेयर है और तुमने यहाँ से बॉल को फेंक दिया. ठीक है, सपोज दिस इज एट अ हाइट ऑफ 25 मीटर्स. ठीक है, सो क्या होगा? ये बॉल गिरने के बाद द बॉल विल क्रिएट अ डिप्रेशन लाइक दिस. दैट मीन्स वो सैंड के ऊपर ऐसा एक बॉल का एक शेप हो जाएगा. होगा कि नहीं? बोलो. दिस इज द डिप्रेशन इन द बेड ऑफ सैंड. होगा? होगा कि नहीं? बोलो. हाँ. सो इसका मतलब क्या? द बॉल वॉज एबल टू डिस्प्लेस सर्टन अमाउंट ऑफ, यहाँ पे तो सैंड था ना, इस जगह में क्या था? सैंड था. तो सैंड यहाँ से अभी क्या आ गया? वो सैंड डिस्प्लेस होकर नीचे आ गया. सो द बॉल वॉज एबल टू मूव द सैंड. इसका मतलब क्या? द बॉल हैज अप्लाइड सर्टन अमाउंट ऑफ फोर्स एंड इट वॉज एबल टू डिस्प्लेस certain amount of this much amount of sand. This much amount of sand has been displaced by the ball. So we can say इस बॉल के अंदर एनर्जी था. यस और नो? बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कि नहीं? बोलो. हाँ. बाकी लोग क्या लगता है? हाँ सर. अगर डिप्रेशन क्रिएट होगा इसका हाँ, मतलब वो बॉल जो फोर्स अप्लाई कर रहा है दैट फोर्स वाज ड्यू टू सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इन इट. ओके, तो अभी देखो अभी क्या हो सकता है? अगर मैं यहाँ पे इसको 25 सेंटीमीटर या फिर 25 मीटर से अगर फेंकूँ, सिमिलरली सेंटीमीटर ही लेता हूँ, 25 सेंटीमीटर से फेंक रहा हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा ऊपर से फेंक रहा हूँ, दैट इज इफ़ आई इंक्रीज द डिस्टेंस, दैट मीन्स इफ़ आई इंक्रीज द डिस्टेंस बाय सपोज 5 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली तो डिप्रेशन क्रिएट होगा.
वो क्या होगा, दैट विल बी सर्टेन स्लाइटली हायर, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और मैं अगर और ऊपर से फेंकूँ, इसका मतलब सपोज इफ आई रिलीज इट बाय 50 सेंटीमीटर, क्या होगा, द डिप्रेशन इट विल क्रिएट विल बी मच लार्जर। यस और नो, होगा कि नहीं बोलो। सो कैन वी से द डेप्थ ऑफ डिप्रेशन created is directly proportional to the height of release of ball? Yes or no? होगा कि नहीं बोलो। हाँ। कार्तिक, नवोदय, ऋषिकेश, क्या लगता है ये जो मैंने साइड में लिखा है ये Yes, sir. करेक्ट है कि नहीं बोलो। करेक्ट है? हाँ सर। ऋषिकेश? हाँ सर। ओके, सो ये जो हम लोगों ने एग्जांपल डिस्कस किया है, बेस्ड ऑन दैट वी कैन जनरलाइज द थिंग एंड वी कैन से दैट जितना ज़्यादा ऊपर से हम लोग फेंकेंगे, द बॉल विल बी एबल टू क्रिएट ए मच डीपर डिप्रेशन इनटू द बैग ऑफ सैंड। सो ये क्यों हो रहा है, इसका मतलब क्या, हाइट के साथ साथ एक देखो, कम सैंड डिस्प्लेस करने के लिए यू विल रिक्वायर लेसर एनर्जी, है कि नहीं। जैसे इस केस में इन तीनों में सबसे ज़्यादा सैंड किस में डिस्प्लेस कम हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, लीस्ट डिप्रेशन। यस और नो, एंड दिस इज द केस ऑफ मैक्स डिप्रेशन। सो जहाँ पे मैक्सिमम डिप्रेशन हो रहा है वहाँ के क्या हो रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सैंड इज डिस्प्लेस्ड। यस और नो, सो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम आउट ऑफ ऑल द थ्री मिनिमम अमाउंट ऑफ सैंड इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड हियर। समझ में आया? सो इससे क्या पता चलता है कि हाइट जो है, हाइट ऑफ रिलीज इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का इफेक्ट हो रहा है। सो कैन आई से हाइट ऑफ रिलीज इज प्रोपोर्शनल टू द वर्क डन। बोलो, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? सर मुझे समझ में नहीं आया। मैंने बोला हम अगर सेम बॉल को अलग अलग हाइट से फेंकेंगे, सोचो इस बैग ऑफ सैंड या फिर बेड ऑफ सैंड से 25 सेंटीमीटर से मैंने दूर से ऊपर से फेंका, सो थोड़ा सा डिप्रेस करेगा, थोड़ा सा डिप्रेशन क्रिएट करेगा, मतलब इट विल बी एबल टू डिस्प्लेस लेसर अमाउंट, मतलब ये जो सैंड था वो इतना अमाउंट ऑफ सैंड को ही वो नीचे पुश कर पाया। अगर मैं उस सेम बॉल को अगर 30 सेंटीमीटर से करूँगा, थोड़ा सा ज़्यादा वो डिस्प्लेस कर पाएगा। सो हाउ कैन वी कैलकुलेट, यू कैन कैलकुलेट यूजिंग द डेप्थ ऑफ डिप्रेशन क्रिएटेड, या फिर इस पोर्शन का वॉल्यूम निकाल के वो भी कर सकते हो, बिकॉज इस हेमिस्फीयर है कि नहीं, वो बॉल का शेप में आ जाएगा। सो यू कैन से दैट उस हेमिस्फेरिकल रीजन में जितना तुम्हारा सैंड था उतना ही वो डिस्प्लेस कर पाया सैंड को। अगर मैं 50 सेंटीमीटर से फेंकूँगा, 50 सेंटीमीटर ऊपर से फेंकूँगा, तो क्या होगा, इतना सा ये दोनों से भी ज़्यादा डिप्रेशन क्रिएट होगा। दैट मीन्स डिप्रेशन ज़्यादा क्रिएट मतलब क्या था, वॉल्यूम ऑफ सैंड डिस्प्लेस इज मोर। समझ में आया? सो वी कैन से द डेप्थ ऑफ डिप्रेशन क्रिएटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ रिलीज ऑफ बॉल, मतलब जितना डेप्थ होगा डिप्रेशन का दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द हाइट ऑफ रिलीज, मतलब जितना ऊपर से मैं फेंकूंगा उतना ज़्यादा डिप्रेशन होगा। इतना समझ में आया नवोदय? यस सर। हाँ, तो डिप्रेशन का मतलब क्या है, डिप्रेशन का मतलब है द अमाउंट ऑफ सैंड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, तो तुम सैंड को डिस्प्लेस कर रहे हो, और हम लोग ने वर्क डन में देखा था कि वर्क डन इज इक्वल टू
इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर जिसके ऊपर तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। सो इन तीनों केसेस में क्या हो रहा है, एक फोर्स अप्लाई हो रहा है किसके ऊपर, सैंड के ऊपर। सो जितना ज़्यादा तुम सैंड को डिस्प्लेस कर पाओगे, जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ सैंड को डिस्प्लेस कर पाओगे, इसका मतलब क्या, जैसे इसका हाइट ज़्यादा है, दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ एस, द वैल्यू ऑफ एस इज लार्जर इन दिस केस। सैंड को तुमने और नीचे पुश कर दिया है कि नहीं, यहाँ पे कम डिस्टेंस में पुश किया, सो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वर्क डन यहाँ पे ज़्यादा होगा। यहाँ पे W1, W2 एंड W3, these are the three work done by the three balls, ठीक है, at from different heights. So based on that we can say, can we say W1 is less than W2 is less than W3, बोल सकते हैं? बोलो, can we say that? हाँ सर। हाँ, तो हाँ। इसी चीज़ को मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, हाइट ऑफ रिलीज इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द वर्क डन, मतलब जितना ज़्यादा होगा हाइट ऑफ रिलीज उतना ज़्यादा वर्क डन होगा। हाँ बोलो, होगा कि नहीं? नवदीप अभी समझ में आया? हाँ सर, अभी आया। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। बाकियों को समझ में आया? ऋषिकेश, काव्यिक? Yes, sir. हाँ sir. ओके, सो सेम जो वर्क का कॉन्सेप्ट है वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। और हम लोगों ने क्या देखा था कि वर्क डन अगर है, सो ऑब्वियसली एनर्जी भी इन्वॉल्व होगा। सो आई कैन ऑल्सो से दैट हाइट ऑफ रिलीज इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब जितना ऊपर ले जाओगे ऑब्जेक्ट को उसके बॉडी में उतना ज़्यादा एनर्जी आ जाएगा, बोल सकते हैं? बोल सकते हैं? हाँ सर, तो ये तो ग्रेविटी के लिए ही होगा। हाँ, यस, दिस इज एक्चुअली इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब अभी अगर तुम यहाँ पे ज़मीन में हो, अगर तुम थोड़ी देर बाद पहाड़ में उठ जाओगे, तो उस पहाड़ के ऊपर तुम्हारे बॉडी के अंदर एक टाइप ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा, दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्यों होता है? द पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी possessed by a body by virtue of its position above the surface of the earth or surface of the ground. So जितना ऊपर जाओगे उतना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा। ओके, समझ में आया? हाँ। बट यहाँ पे तुम लोग एक चीज़ ध्यान दो, मैंने जब जब बॉल को ऊपर लिया, एज आई केप्ट इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ रिलीज ऑफ द बॉल, एक चीज़ चेंज आया कि नहीं? तीनों बॉल में सबसे ज़्यादा स्पीड किसका होगा बिफोर हिटिंग द ग्राउंड? बोलो, बिफोर हिटिंग द ग्राउंड बॉल ए, बॉल बी और बॉल सी, तीनों में से सबसे ज़्यादा स्पीड किसका होगा जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, मतलब इस पोजीशन में किसका स्पीड सबसे ज़्यादा होगा? Sir, ball C का होगा. सरस्वती, क्या होगा? बॉल सी। यस, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था। ऋषिकेश, काव्यिक, ऋषिकेश, नवदीप, समझ में आया? किसका होगा सबसे ज़्यादा जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड? विच विल हैव द मोस्ट स्पीड? तो सी। सिंपल सा लॉजिक, वो ज़्यादा ऊपर से गिरा है कि नहीं? सो ये जो स्पीड का मैंने चीज़ लिखा है ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, इफ़ यू गाइस रिमेंबर। यहाँ पे शायद है नहीं, यहाँ पे मोशन में कराया था ये चीज़। सो इफ़ यू रिमेंबर, फोर्स में था शायद, रुको था एग्जाम्पल था वहाँ पे, मोमेंटम में था शायद। लेट मी रिकॉल, वहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना के किया था। ओके, यहाँ पे तो नहीं है, जो भी हो, मतलब
कराया था, कॉपी में देखना था ना, वो देखा कराया था ना फ्री। ग्रेविटेशन में था। ओ यस यस, ग्रेविटेशन में था, हाँ हाँ सॉरी सॉरी, ग्रेविटेशन में था। ग्रेविटेशन का शायद यहाँ पे है नहीं वो वाला पार्ट, तुम लोग को ऑफलाइन क्लास में लिया था शायद, नहीं यहाँ पे नहीं है। फ्री फॉल में था, है कि नहीं? फ्री फॉल जब हम लोगों ने डिस्कस किया था, इट वॉज इन द फ्री फॉल पार्ट, यस और नो? इस वाला में नहीं है। सो फ्री फॉल में हम लोगों ने देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग रिलीज करेंगे तो ग्रेविटी के उसके बॉडी में कैसे इफेक्ट होता है, हाउ द वेलोसिटी इज चेंज, मतलब एक्सेलरेशन कैसे चेंज आता है उसकी बॉडी में। एक्सेलरेशन सेम होता है बट द ओवरऑल स्पीड before reaching the ground increases as we increase the distance or increases the height from between the center and that body. Center of what? Center of the earth. yes or no? जितना center of earth और body के बीच में distance बढ़ेगा उतना उसके body में before touching the ground the more velocity it will have. समझ में आ रहा है? so उसी चीज़ को देखो यहाँ पे, तो ये वाला समझ में आया कि हाँ इस एक्टिविटी 11.6 से क्या समझ में आया, बोल पाओगे? 11.6 से क्या समझ में आया? फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कैन सी दैट जब भी कोई ऑब्जेक्ट को एक हाइट में लिया जाएगा उसके बॉडी में एक एनर्जी आ जाएगा, उसी एनर्जी को यूज करके वो नीचे उसका स्पीड बढ़ा सकता है, यस और नो? सो यहाँ पे जो एक क्वेश्चन दिया है, व्हाट हैड कॉज द बॉल टू मेक ए डेंट, डीपर डेंट? ऑब्वियसली द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? सो इसका रीजन, इसका आंसर होगा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी व्हेन इट वाज रेज्ड टू ए हाइट। तो और जितना हाइट बढ़ता गया, हाइट ऑफ रिलीज बढ़ता गया, द मोर एनर्जी इट एक्वायर्ड, ठीक है? वही एनर्जी वाज एबल टू क्रिएट द डिप्रेशन। समझ में आया? यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया, देखो दिस वन। तो यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई किया तुमने, ठीक है? सपोज यहाँ पे ये एग्जांपल देखो, एग्जांपल बहुत बार देता है अभी एग्जांपल। सो यहाँ पे बोला है ऐसा एक एपर्चर बनाओ, यहाँ पे बोला प्लेस ए वुडन ब्लॉक ऑफ नोन मास इन फ्रंट ऑफ द ट्रॉली एट अ कन्वीनियंस फिक्स डिस्टेंस। तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पे जो पुली होगा वो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, है कि नहीं? ग्रेविटेशनल फोर्स विल एक्ट ऑन दिस डायरेक्शन। तो इसका जो वेट होगा, इसका जो वेट होगा, तो वेट ऑफ द स्मॉल ब्लॉक, तो इसका वेट इस साइड में एक्ट करेगा। सो दिस फोर्स विल एक्ट, तो वेट ऑफ द स्मॉल ब्लॉक ऑफ वुड विल एक्ट डाउनवर्ड्स, ठीक है? तो ये डाउनवर्ड फोर्स पुली क्या करेगा, इसका डायरेक्शन चेंज करेगा। पुली का काम ही है फोर्स का डायरेक्शन चेंज करना। सो दिस पुली विल बी एबल टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम दिस टू दिस, मतलब उसको इस तरफ खींचेगा, है कि नहीं? ठीक है। सो यस सर। पुली क्या करेगा, ये जो पुली है, दिस पुली विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है कि नहीं? सो अल्टीमेटली द फोर्स विल, द वेट ऑफ द ब्लॉक विल एक्ट लाइक दिस। तो उसी फोर्स के कारण ये जो टॉय कार है, ठीक है, ये तो टॉय कार है, ये क्या होगा, इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन। तो अभी अगर तुम ब्लॉक ए को पोजीशन, मतलब एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा अगर ब्लॉक ए में रख दो, तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो कार्ट इस डायरेक्शन में मूव करेगा। मूव करने के बाद क्या होगा, ब्लॉक के साथ टकराएगा और ब्लॉक थोड़ा सा दूर जाके उसको रोक देगा। सो ड्यू टू दिस फोर्स ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, कार्ट भी थोड़ा सा नीचे जाएगा, बट ये ब्लॉक टकरा के और इसके और थोड़ा सा टकरा के बाद ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, बी में आ जाएगा और टॉय कार भी इसके साथ लग जाएगा, बट बी के बाद वो जा नहीं पाएगा। ठीक है, समझ में आया? सो यहाँ पे बोला है फिक्स ए स्टॉप ऑन द टेबल इन सच ए मैनर दैट द ट्रॉली स्टॉप्स आफ्टर हिटिंग द ब्लॉक। तो ब्लॉक हट जाएगा, तो जब भी तुम्हारा ये ब्लॉक ए को टच करेगा, ए पोजीशन में ब्लॉक को टच करेगा, वुडन ब्लॉक का टॉय कार बंद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक स्टॉपर रहेगा, वहाँ पे टॉय कार यहाँ पे पोजीशन ए में ब्लॉक हो जाएगा, मतलब इस पोजीशन तक आके रुक जाएगा, बट ये ब्लॉक क्या होगा, इट विल मूव एंड इट विल कम टू ब्लॉक पोजीशन बी। समझ में आया? तो ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट था वो कितना था, इतना सा था। ठीक है, दिस इज द अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट अ ब्लॉक
अंडरवेंट, ठीक है। सो दिस इज एस फॉर द ब्लॉक। तो ये जो एनर्जी हुआ ये कहाँ से आया? तुम लोग बोल सकते हो यहाँ से आया, डब्ल्यू से आया, है कि नहीं? तुम लोग को क्या लगता है? ये वेट से आया ना? वेट से आया? बोलो, वेट से आया कि नहीं? हाँ। अदर्स क्या लगता है? वेट से आया? यस सर। ऋषिकेश काव्य कहाँ से आया? वेट से आया? हाँ हाँ सर। सर। सो अब अगर मैं इस वेट को बढ़ा दूँ, सो यहाँ पे S1 था शायद, W1 के लिए S1 था, अभी मैं अगर W2 यहाँ पे अप्लाई कर दूँ, सो ऑब्वियसली जो पोजीशन B होगा, जो फाइनल पोजीशन ऑफ ब्लॉक होगा, वो और दूर होगा। सो तो ब्लॉक अभी यहाँ पे यहाँ तक आएगा, पोजीशन C तक आएगा। तो दिस डिस्टेंस विल बी S2. So W2, the weight W2 which is greater than W1 will be able to create a larger displacement of the block. Yes or no? So ultimately ट्रॉली के पास एनर्जी आ रहा है, तो ट्रॉली के पास वो ब्लॉक को डिस्प्लेस करने का एनर्जी आ रहा है। सो यू कैन से द टॉय कार इज अप्लाइंग फोर्स ऑन द ब्लॉक। टॉय कार ही तो अप्लाई करना है ना। टॉय कार के ऊपर कौन कहाँ से आ रहा है वो मैटर नहीं है। टॉय कार और ब्लॉक के बीच में जब कॉन्टैक्ट होगा, टॉय कार विल बी अप्लाइंग फोर्स ऑन द ब्लॉक। सो ये जो S1 S2 मैंने कैलकुलेट किया, दैट इज बिकॉज ऑफ द टॉय कार, ठीक है। टॉय कार के कारण ही ब्लॉक में S1 और S2 का डिस्प्लेसमेंट आया। सो हर एक केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे बोल रहा है फ्रॉम वेयर डज दिस एनर्जी कम। सो ऑब्वियसली द एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द फोर्स, मतलब जो स्पीड था, ठीक है। तो जितना तुम वेट डालोगे उतना टॉय कार का स्पीड बढ़ जाएगा। सो उसी स्पीड के कारण ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होता है, ठीक है। कम स्पीड, कम वेट डालोगे, टॉय कार का स्पीड कम होगा, स्टार्टिंग स्पीड। सो ऑब्वियसली ब्लॉक भी कम डिस्प्लेस होगा। यस और नो? समझ में आ रहा है? सो वेयर इज दिस एनर्जी कमिंग फ्रॉम? इट इज कमिंग फ्रॉम द weight of the mass on the plane. यही है ना? सो हर एक केस में कौन सा ज़्यादा वर्क डन हो रहा है? सबसे ज़्यादा जहाँ पे तुम्हारा ब्लॉक मूवमेंट हो रहा है, मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्क डन हो रहा है। यस और नो? सो इससे बहुत पता चलता है कि जो मूविंग ट्रॉली है, the moving trolley is able to do the work of moving the block, and it is able to do the work only because it has energy in it. Yes or no? समझ में आया? हाँ। Others, is it clear? यस सर। तो ट्रॉली जब फिक्स sir. था, कब समझ में आया? हाँ सर। तो ट्रॉली जब स्टेशनरी था तब उसके बॉडी में ब्लॉक को मूव करने के लिए वो एनर्जी नहीं था, बट जब उसके बॉडी में मूवमेंट स्टार्ट हो गया तब इट वाज एबल टू मूव द ब्लॉक। यस और नो? ठीक है। सो इससे क्या पता चलता है कि जब भी मैंने मास ऑन द पैन का वेट बढ़ा दिया, जब मैंने मास को बढ़ा दिया, मतलब सपोज 500 ग्राम का था और मैंने वहाँ पे 1 kg का ब्लॉक डाल दिया, तो ऑब्वियसली जो टॉय कार का या फिर कार्ट का जो मूवमेंट है, ट्रॉली का जो मूवमेंट था, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उसका स्पीड बढ़ जाएगा, है कि नहीं? और ज़्यादा स्पीड बढ़ेगा तो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा ब्लॉक का। इससे क्या पता चलता है कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट इज एबल टू डू वर्क, एंड ए फास्टर मूविंग ऑब्जेक्ट इज एबल टू डू मोर वर्क, ठीक है। मतलब एक ही गाड़ी अगर एक दीवार के साथ टकराएगा, सोचो, ठीक है। सो सपोज ए मूविंग कार विल हिट ए वॉल, ए स्टेशनरी वॉल, ठीक है। सो
अगर गाड़ी धीरे धीरे चल रहा है तो वह वॉल नहीं भी टूट सकता है, नहीं भी गिर सकता है, ये सुनो। या अगर वो सेम गाड़ी ज़्यादा स्पीड से मूव करे तो वो वॉल टूट सकता है, ये सुनो। टूट सकता है कि नहीं, बोलो। हाँ, हाँ। अदर्स क्या लगता है? स्पीड से मारने के बाद क्या होगा? टूट सकता है वॉल? हेलो, क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर। तो बोलो, वो गाड़ी अगर धीरे धीरे चल रहा है, सपोज 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो वो वॉल को नहीं भी तोड़ सकता है। बट सेम कार, इफ द सेम कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर, ऑब्वियसली दीवार को तोड़ के निकल जा सकता है, यस और नो? समझ में आ रहा है? हाँ यस सर। सर। हाँ सर। सो वो क्यों होता है? व्हाट इज द रीज़न? यहाँ पे एक चीज़ चेंज हो रहा है। पहले में वो उतना काम नहीं कर पा रहा, मतलब तो दीवार को तोड़ने वाला भी एक टाइप का काम है, बिकॉज यू विल बी एबल टू डिस्प्लेस द ब्रिक्स इन दैट वॉल, है कि नहीं? सो यू कैन से, जब कोई चीज़ ज़्यादा फास्ट मूव करता है तब वो ज़्यादा काम कर सकता है, दैट इज इट इज़ एबल टू डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट विल अप्लाई द फोर्स, दैट ऑब्जेक्ट विल मूव मोर, ठीक है? वो डिस्प्लेसमेंट उस बॉडी में ज़्यादा होगा। सो इसका मतलब moving object can do work if faster moving object can do more work than the identical object with slower speed, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल देखो, बुलेट का स्पीड तो पता है, हम लोगों ने देखा था, बुलेट का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। सो उसी कारण वो क्या कर सकता है, इट कैन पियर्स थ्रू मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्फेसेस विच कम्स इन इट्स पाथ, ठीक है? तो कोई भी टाइप का चीज़ अगर मूव कर रहा है, इट कैन डू वर्क, ठीक है? बुलेट के केस में क्या होगा, किसी चीज़ को मतलब उसके अंदर से होल बना के निकल जाने का काम होता है उसका। विंड का काम क्या होता है? विंड का काम होता है उसके सामने जो आता है, इट कैन मूव। सब फॉर एग्जांपल अगर हवा मार रहा है बाहर में, सो हवा से क्या होगा, तुम्हारा अगर विंड फ्लो कर रहा है, सो क्या होगा, तो द लीव्स ऑफ द ट्रीज विल मूव। अगर बाहर में कपड़े सुखाने के लिए दिया है तो कपड़ा मूव करेगा, ये सुनो, है कि नहीं? सो ये इसका मतलब क्या, मूविंग थिंग्स कैन डू वर्क, ठीक है? समझ में आया? सो यहाँ पे भी सेम हो रहा था, जितना ऊपर हम लोगों ने ले गया उसका स्पीड बढ़ा, ठीक है? सो उस ज़्यादा स्पीड के कारण ज़्यादा डिप्रेशन हो पाया। सो यहाँ पे बोल सकते हैं so moving things are able to do work, ठीक है? ये पॉइंट तो समझ में आया? The speed of an object plays an important role in the amount of work that can be done by my moving object, yes or no? So can I say, ये जो इम्पोर्टेंट रोल है वो कैसे, इसको रिलेशन में कैसे लिख सकते हैं हम लोग? वी कैन से work done by moving object is directly proportional to the speed, or you can say velocity,
ठीक है। बोल सकते हैं? हाँ, कैन वी से दैट? बोल सकते हैं कि नहीं, बोलो। Yes. अदर्स, कैन वी से? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो ये जो स्पीड है, तो द स्पीड जितना ज़्यादा होगा, सो ऑब्जेक्ट्स विथ हायर स्पीड विल बी एबल टू डू मोर वर्क, दैट मीन्स दे पोजेस मोर एनर्जी। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग मैं इम्प्लाइज थे कि यहाँ पे लिख सकता हूँ। बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ कि नहीं, बोलो। हाँ. सो इसका मतलब क्या? द मोर द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, the more is the energy possessed by it. Okay, तो ये जो एनर्जी है, सो इसको मैं बोल सकता हूँ दिस एनर्जी। तो स्पीड बढ़ा रहे हो, एनर्जी बढ़ रहा है कि नहीं? सपोज उस बॉडी में बाय नेचर, बाय तुम्हारा जो बाय डिफ़ॉल्ट उसके बॉडी में सर्टन अमाउंट ऑफ 50 किलो जूल्स 50 जूल्स ऑफ एनर्जी है। स्पीड बढ़ाओगे वो 50 से 70 हो जाएगा, ओनली बिकॉज ऑफ स्पीड। ठीक है, और बढ़ाओगे तो 70 से 90 हो जाएगा। सो स्पीड के कारण उसके बॉडी में एनर्जी ऐड हो रहा है। ठीक है, तो स्पीड के कारण अगर किसी बॉडी में एनर्जी ऐड हो रहा है, इसका मतलब स्पीड के कारण उस बॉडी में एक टाइप ऑफ एनर्जी आ रहा है। ठीक है, नो कब भी समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ, तो स्पीड के कारण एक बॉडी में एनर्जी ऐड हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बॉडी स्टेशनरी है, सपोज उसके बॉडी में 50 जूल्स ऑफ एनर्जी है, तुमने उसका स्पीड बढ़ा दिया। सपोज इसका वेलोसिटी यहाँ पे था 0 मीटर पर सेकंड। सेकंड केस में क्या होगा, उस बॉडी का दैट बॉडी हैज़ स्टार्टेड टू मूव। सो उसके बॉडी में कितना आ गया? 70 जूल्स आ गया, 20 जूल्स एक्स्ट्रा आ गया। क्यों? उसके बॉडी में यू हैव इंक्रीज इट्स स्पीड। थोड़ा और स्पीड अगर बढ़ाओगे तो क्या होगा? उसके बॉडी में जो सपोज यू हैव इंक्रीज टू 10 मीटर पर सेकंड, तो क्या होगा? उसका बॉडी में सोचो इट इज 100 जूल्स एनर्जी आ गया। तो ये जो एक्स्ट्रा 50 जूल्स आ गया ओनली बिकॉज यू हैव इंक्रीज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये 50 जूल्स आया कहाँ से? दैट इज बिकॉज ऑफ द स्पीड। यस और नो? समझ में आया? इज इट क्लियर? हाँ, समझ में आया? Yes, sir. सो इससे पता चलता है कि यहाँ पे बोल सकते हैं दिस एनर्जी increase is due to increase in speed. So हम लोग क्या बोल सकते हैं? दिस एनर्जी इज कॉल्ड
काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ को बोलते हैं? Hopefully now you have understood what is kinetic energy. So kinetic energy क्या होता है? मैंने पहले डेफिनेशन में लिखा था, kinetic energy is the energy possessed by body by virtue of being in motion. तो मोशन में वो जब रहेगा उसके बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगा ओनली बिकॉज ऑफ मोशन। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग के बॉडी में भी एनर्जी है, हम लोग ने खाना खाया, हम लोग के बॉडी में एनर्जी है। बट अब हम लोग अभी अगर दौड़ते रहेंगे तो क्या होगा, हम लोग के बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, वो कब देख पाओगे? अगर तुम किसी की चीज़ के साथ टकरा जाओगे, अगर तुमको रोकना है अपने आप को, तो अब क्या होगा? तो अगर रोकने जाओगे तो क्या होगा? यू हैव टू अप्लाई सम अमाउंट ऑफ फोर्स, अंदर से एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं? ताकि तुम्हारा लेग्स का मूवमेंट बंद करना पड़ेगा, थोड़ा सा दूर चले जाओगे, रोकते रोकते थोड़ा सा दूर चले जाओगे, तो ये चीज़ क्या होगा? दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअली द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो कोई भी चीज़ स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक एटम्स, ठीक है। तो अभी काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट अगर तुम लोग को समझ में आगे बोलो, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, तीनों में एटम्स है। इसमें भी एटम्स है, सॉलिड एटम्स होगा उसमें, इसमें भी एटम्स होगा और इसमें भी एटम्स होगा। अभी मुझे बताओ, सेम टेम्परेचर में अगर तीनों को रखोगे, सेम मटेरियल का सेम अलग अलग फॉर्म को अगर रखोगे तो, या फिर टेम्परेचर छोड़ो, अगर सेम ऑब्जेक्ट का, फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम्हारा सॉलिड क्या होगा? आइस हो सकता है, लिक्विड का वाटर हो सकता है और यहाँ पे वाटर वेपर हो सकता है। अभी मुझे बताओ H2O मॉलिक्यूल का स्पीड सबसे ज़्यादा, H2O मॉलिक्यूल का स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होगा? मूवमेंट का स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होगा, बोल सकते हो? वाटर वेपर में। यस, सो वाटर वेपर में मैक्सिमम स्पीड होगा, मैक्सिमम स्पीड ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। यस और नो? सो चैप्टर 1 रिकॉल करो इफ़ यू रिमेंबर, और सॉलिड में होता ही नहीं है क्योंकि वो अपने जगह में वाइब्रेट करते रहता है, सो दे डू नॉट हैव मच ऑफ ए स्पीड इन सॉलिड फॉर्म, और लिक्विड में इंटरमीडिएट होता है। सो अभी मुझे बताओ, वहाँ पे हम लोगों ने देखा था एक चीज़ कि जब भी हम लोग हीट करेंगे, इसको आइस को हीट करेंगे तो क्या होगा? द मॉलिक्यूल स्टार्ट मूविंग। वो लोग क्या करते हैं? एक दूसरे को धक्का ज़्यादा देते रहते हैं, सो दे स्टार्ट डिस्प्लेसिंग, द मूवमेंट इंक्रीजेस, है कि नहीं? सो कैन वी से दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर increases the heat energy absorbed by the molecules, yes or no? Increase in heat energy absorbed by molecules, yes or no? इसके कारण क्या होता है? उस मॉलिक्यूल्स में वो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा दूर तक मूव कर सकते हैं, ज़्यादा अपने आसपास के मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा डिस्प्लेस कर पाते हैं। दैट एनेबल्स इट टू चेंज इट स्टेट चेंज होता है कि नहीं, बोलो? सो दैट लीड्स टू स्टेट चेंज। कभी कभार स्टेट चेंज हो जाता है जब वो तुम्हारा उस रेंज में नहीं रहता है। सो ये स्टेट चेंज क्यों पॉसिबल है? बिकॉज ज़्यादा हीट एनर्जी होगा तो ज़्यादा मूवमेंट होगा। होगा कि नहीं, बोलो? हाँ। सो इंक्रीज इन मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब क्या? मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा क्या आएगा? इंक्रीज इन व्हाट एनर्जी? पढ़ा था ना चैप्टर 1 में, इफ रिमेंबर, पढ़ा था कि नहीं, बोलो? हाँ। काव्यक, नवोदय, ऋषिकेश, याद आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। एक चीज़ देख पा रहे हो यहाँ पे, कहाँ से फिजिक्स से या केमिस्ट्री में लिंक आ गया?
क्योंकि चैप्टर 1 जो था तुम लोगों का फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर था, ठीक है। तो केमिस्ट्री का 3 टॉपिक होता है, एक फिजिकल होता है, एक ऑर्गेनिक होता है, एक इनऑर्गेनिक होता है। सो वो तुम लोगों का फिजिकल केमिस्ट्री था। सो फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिक्स इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ गया था। सो इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड दैट काइनेटिक एनर्जी वॉज एबल टू हेल्प द मटेरियल और द मॉलिक्यूल्स टू चेंज देयर स्टेट, ठीक है। इसके कारण अगर तुम आइस में अगर हीट अप्लाई करोगे तो इफ़ यू हीट एन आइस तो ऑब्वियसली इट विल गेट कन्वर्टेड टू वाटर, और उसमें अगर हीट देते ही रहोगे तो क्या होगा, और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब करता रहेगा मॉलिक्यूल्स एंड अल्टीमेटली दे विल गेट कन्वर्टेड टू वाटर वेपर। समझ में आया? इज इट क्लियर? Yes. कार्तिक नवदीप समझ में आया? हाँ Yes, सर। sir. ओके। तो काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो है वो दैट अप्लाइज टू इवन वेरी स्मॉल पार्टिकल्स सच एज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स टू इवन द लार्जेस्ट ऑफ, मतलब अगर इवन तुम एक प्लैनेट को ले लो, प्लैनेट का जो मूवमेंट होता है उसमें भी तो काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सो एनीथिंग दैट इज मोशन, दैट इज इन मोशन पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। सो हम लोग बोल सकते हैं इन जनरल anything in motion possesses kinetic energy. Okay, so this is the actual outcome of learning this part, ठीक है। समझ में आया? Is it clear? Yes. So कोई भी चीज़ अगर जैसे विंड मिल मूव कर रहा है उसमें भी पॉइंट काइनेटिक एनर्जी का, वही काइनेटिक एनर्जी यूज़ करके इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। सुना है ना विंड एनर्जी को? विंड एनर्जी का ब्लेड्स घूमता है, उसके अंदर में टर्बाइन घूमता है, टर्बाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो विंड मिल जब घूमता है उस विंड मिल में एक क्या टाइप का एनर्जी आता है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो हम लोग बाद में यूज़ कर सकते हैं, बैटरी में स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट इन मोशन possesses energy, we call this energy kinetic energy। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर मोशन के कारण कोई एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाता है तो दैट एक्स्ट्रा एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो कोई भी एग्जांपल लो, तुम्हारा कोकोनट ले लो, स्पीडिंग कार ले लो, रोलिंग स्टोन, एयरक्राफ्ट, फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, फ्लोइंग वाटर। फ्लोइंग वाटर का एग्जांपल क्या है? फ्लोइंग वाटर में जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? दैट इज एबल टू मूव द टर्बाइंस एंड वहाँ से हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। सो वी कॉल दैट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। सो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज द रिजल्ट ऑफ द एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज द कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन फ्लोइंग वाटर, है कि नहीं? बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कि नहीं? Yes. बाकियों को क्या लगता है, बोल सकते हैं? हाँ, बोल सकता है? Yes, sir. ओके। हाँ सर। So kinetic energy is the energy possessed by an object due to its motion. The kinetic energy of an object increases with speed. ठीक है। सो ये इन जनरल वाला पार्ट में 2 पॉइंट्स में डिवाइड कर देता हूँ। पहला होगा एनीथिंग, सो एनीथिंग इन मोशन पोजेस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस with increase in speed। ओके, इतना समझ में आया सबको? हाँ।
सो ये वाला पार्ट पढ़ना, आज आज इतना तक ही कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस ऑल द न्यूमेरिकल्स। यहाँ पे वो जो हम लोग के पास था ना, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू आई से एस, उसी से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में आता है। डिराइवेशन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ ई पी, फॉर डिराइवेशन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ ई के, एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी मतलब ई इक्वल्स टू ई पी प्लस ई के, जो निकालना पड़ेगा। तो ये भी, इसका भी प्रूफ इंपॉर्टेंट है। तो 2-3 टाइप का प्रूफ होगा यहाँ पे, प्रूफ नहीं एग्जैक्टली, डिराइवेशन बोलते हैं इसको साइंस में। सो वी विल नेक्स्ट क्लास में हम लोग वी विल डू द डिराइवेशन ऑफ व्हाट, डिराइवेशन ऑफ ई के इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। सो दिस इज द पार्ट वी विल बी डूइंग, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्लास मिस मत करना। अच्छा से समझाऊंगा विथ प्रॉपर डायग्राम और कैसे इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, वो भी देखेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में वी विल डू द डिराइवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, समझ में आया? हाँ। ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी क्लियर सबको? किसी को डाउट? नहीं। नो सर। ठीक है, अच्छा से पढ़ना No, बुक वाला, स्टार्ट इट टिल हियर, इस पार्ट तक पढ़ना, ठीक है। सो स्टार्ट इट टिल हियर, एकदम स्टार्टिंग से। अगर कोई डाउट हो तो मुझे पूछना। किताब पढ़ना पड़ेगा, मुझे देख रहे हो, मैं किताब से ही पढ़ा रहा हूँ। सो ट्राई टू रीड द एनसीईआरटी बुक, वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक लाइन अच्छे से पढ़ना, समझना, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या लिखा है, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखना, एक्टिविटी देखना क्या लिखा हुआ है। ओके, सो रीड योर एनसीईआरटी बुक्स एंड कोई डाउट है तो मुझे पूछना। नेक्स्ट क्लास विल डू द डिराइवेशन। तो डिराइवेशन का पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, विल डू द डिराइवेशन। ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट। Bye. Good night. Bye, sir. Good night.